कुछ समय पहले की बात है। रांची शहर के एक छोटे से गांव में संतोष नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी चंद्रमुखी और बेटी सुधा रहती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने वाला था और सर्दियों का मौसम आने वाला था। लेकिन संतोष टूटी फूटी झोपड़िया में रहता था, जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से पानी गिरता था। एक दिन संतोष की पत्नी संतोष से कहती है, सुनिए जी, ठंडी आने वाली है और ठंडी में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए। संतोष अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहता है, मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। अगली सुबह होती है तो संतोष अपने काम पर चला जाता है और अपने मालिक से कहता है, साहब जी, अगले महीने से ठंडी का मौसम आ रहा है और मेरे घर की छत टूटी है, जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैं जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इतनी ठंडी में उस टूटी फूटी घर में नहीं रह पाएगी। संतोष की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक, आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत करवा लेता, और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा साहब जी। अरे तूने अभी तो उतना काम भी नहीं किया है कि मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। संतोष के लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है। और फिर शाम हो जाती है। संतोष बेचारा जब शाम को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी चंद्रमुखी उससे कहती है, संतोष जी, क्या आप मालिक से उधार पैसे ले आए? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इसके बाद चंद्रमुखी भी परेशान हो जाती है। दोनों इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में अपना गुजारा कैसे होगा। संतोष चंद्रमुखी से कहता है, अभी ठंडी आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने के पहले तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा, और तब शायद मालिक मना ना करें। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। आप अगले महीने पहले तारीख को मालिक से पैसे उधार मांगना, मालिक बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यूं ही संतोष को मजदूरी करते हुए 1 महीना बीत गया। अगले महीने की पहली तारीख को संतोष अपने मालिक से पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और उनसे कहता है, मालिक, अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगा है। अरे अब तो आप मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा सकूं। संतोष के इस बार भी लाख विनती करने पर भी उसका मालिक उसे पैसा नहीं देता है और फिर कोई नया बहाना बता देता है। अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपया है। 500 रुपया देखकर संतोष कहता है, मालिक, इस महीने तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, तो उस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पैसा बनता है। लेकिन मालिक उसे अपने बातों में फंसा देता है और संतोष के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्का मार के निकाल देता है। संतोष को कम पैसे मिलने तथा काम से न निकाल देने जाने से बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह आगे करेगा क्या। यूं ही सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। इसे यह निराशा देख चंद्रमुखी कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए, और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर संतोष की पत्नी चिंता में पड़ जाती है और कहने लगती है, अब घर कैसे चलेगा और ठंडी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा, फिर हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर संतोष उन पैसों से घर में खाने के लिए राशन लाता है। अब उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। संतोष काम के तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और रात के समय में संतोष के घर में खिड़कियों से और दरवाजे से काफी ठंडी हवा आने लगती है। रात भर ठंडी हवा आने की वजह से संतोष और उसकी पत्नी और बेटी रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ठंड से कांपते रहते हैं। उनके पास एक कंबल था, अब उससे भी ठंड नहीं रुकता था। जैसे तैसे किसी तरह एक रात बिताते हैं
और अगली सुबह होती है तो संतोष की पत्नी चंद्रमुखी संतोष से कहती है, संतोष जी, ऐसा कब तक चलेगा इतनी ठंडी में? हम दोनों तो किसी तरह अपना समय काट सकते हैं, लेकिन हमारी एक बेटी है, उसके लिए हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो ठंड की वजह से मर जाएगी। चंद्रमुखी, तुम सत्य कह रही हो। मैं आज ही जाकर बाजार जाकर देखता हूँ कोई काम मिलता है कि नहीं। और फिर इतना कहकर संतोष काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है आपके यहाँ? देखो भाई, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम्हें देने के लिए अगर तुम चाहो तो और किसी दुकान पर जाकर तुम काम ढूंढ सकते हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर संतोष घर की तरफ चल देता है। संतोष के घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, कोई काम मिला या नहीं? नहीं चंद्रमुखी, कोई भी सेठ काम देने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ? फिर रात होती है, बहुत ठंड पड़ती है, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से संतोष की बेटी सुधा को तेज बुखार हो जाता है। और चंद्रमुखी संतोष से कहती है, देखिए जी, सुधा को कितना तेज बुखार आ गया है और इसकी पूरी शरीर जैसे आग हो गई है। आप कहीं से जाकर इसके लिए दवा ले आओ। अरे मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं दवाखाना जाकर अपनी बेटी सुधा के लिए एक गोली दवा ले आऊं। अरे आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सुधा की तबीयत रात भर में और भी बिगड़ जाएगी। देखिए, अगर कहीं पैसों को इंतजाम हो जाए तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ सुधा ठंड से कांपने लगती है। संतोष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद संतोष अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहता है, मुझे रोना आ रहा है। अपनी बीमार बेटी को देखकर हमारे पास पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को हम अस्पताल लेकर जा सके। सुधा की दिल की धड़कन अब तेज हो रही थी। संतोष उठता है और अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस उसके पास पैसे न होने से डॉक्टर सुधा को इलाज करने से इनकार कर देते हैं। हमारे ऊपर रहम करो डॉक्टर साहब, हमारी बेटी का इलाज कर दो डॉक्टर साहब, नहीं तो वह मेरी छोटी सी गुड़िया मर जाएगी। इस छोटी सी बेटी पर रहम करो डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में काम करके आपका एक पाई चुका दूंगा। संतोष के बहुत मिन्नती करने पर भी डॉक्टर को बिल्कुल भी रहम नहीं आती है और तीनों को अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर बैठकर संतोष और उसकी पत्नी चंद्रमुखी रोने लगते हैं और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे। वह तीनों ही अस्पताल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। जब संतोष की आंख खुलती है तो देखता है कि वह अस्पताल के अंदर एक बेड पर लेटा है। ये देख संतोष के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे मुझे अंदर किसने लाया और चंद्रमुखी और सुधा कहाँ हैं? इतने में ही वह डॉक्टर उसके पास आता है, जिसने उसकी बेटी को पैसा न होने की वजह से भर्ती नहीं किया था। आपको एक औरत ने अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों लोग ही सीढ़ियां पर बेहोश हो गए थे। संतोष उस औरत के बारे में पूछता है कि वह कौन है, तो डॉक्टर साहब ने इशारा करके बताते हैं। अब संतोष जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरे परिवार बहुत गरीबी में थे। मैं भी किसी सड़क के किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। यह सुनकर संतोष उसे धन्यवाद कहता है और फिर संतोष अपनी बेटी सुधा से मिलता है और अपनी पत्नी से भी मिलता है। अब वह औरत संतोष से पूछती है, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर रात तक आप सब हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे और इतने ठंड में भी? फिर संतोष बेचारा उसे अपने सारी परेशानी बताता है, जिसके बाद वह औरत संतोष और उसके परिवार वालों की मदद करती है और संतोष का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब संतोष की गरीबी और ठंड दोनों से ही छुटकारा